चैप्टर 26 आग। 1 दिसंबर आया, वह घातक दिन, क्योंकि यदि प्रक्षेप्य उसी शाम 10:46 और 40 सेकंड पर प्रक्षेपित नहीं हुआ होता, तो 18 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद ही चंद्रमा शीर्ष और उपभू की एक साथ वही स्थितियां प्रस्तुत करता। मौसम शानदार था, सर्दी के आगमन के बावजूद सूरज चमक रहा था और उसकी चमक में वह धरती भी नहा रही थी जिसके 3 निवासी एक नई दुनिया में जाने वाले थे। कितने लोग रात भर बुरी तरह सोए, जो उस दिन से पहले थी जिसका बेसब्री से इंतजार था। कितने सीने इंतजार के भारी बोझ से दबे हुए थे। सभी के दिल बेचैनी से धड़क रहे थे, सिवाय मिशेल अर्दन के दिल के। यह अडिग व्यक्ति अपने सामान्य व्यावसायिक तरीके से आता जाता था, लेकिन उसके अंदर कोई भी असामान्य व्यस्तता नहीं दिखती थी। उसकी नींद शांतिपूर्ण थी। ये युद्ध से एक रात पहले बंदूक गाड़ी पर ट्यूरेन की नींद थी। सुबह से ही असंख्य भीड़ ने मैदान को घेर लिया, जो स्टोनी हिल के चारों ओर जहां तक नजर जाती थी, वहां तक फैला हुआ था। हर 15 मिनट में टेम्पा की रेलिंग नए पर्यटकों को लेकर आती थी। टेम्पा टाउन ऑब्जर्वर के अनुसार उस दिन फ्लोरिडा की धरती पर 5 लाख दर्शक थे। इस भीड़ का ज्यादातर हिस्सा घेरे के चारों ओर तंबुओं में रह रहा था और उन्होंने एक शहर की नींव रखी जिसे तब से अर्दान का शहर कहा जाता है। जमीन झोपड़ियों, केबिनों और तंबुओं से भरी हुई थी और इन अस्थायी बस्तियों ने इतनी बड़ी आबादी को आश्रय दिया कि वे यूरोप के सबसे बड़े शहरों से प्रतिस्पर्धा कर सकें। पृथ्वी पर हर राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया गया था, हर भाषा एक ही समय में बोली जाती थी। ये बेबेल के टॉवर पर भाषाओं के भ्रम की तरह था। वहाँ अमेरिकी समाज के विभिन्न वर्ग पूर्ण समानता में घुल मिल गए। बैंकर, किसान, नाविक, एजेंट, व्यापारी, कपास रोपण करने वाले और मजिस्ट्रेट आदिम सहजता से एक दूसरे से हाथ मिलाते थे। लुइजियाना के क्रेओल इंडियाना के किसानों के साथ घुल मिल गए। केंटकी और टेनेसी के सज्जन, सुरुचिपूर्ण और अभिमानी वर्जीनियन, झीलों के अर्ध जंगली जालसाजों और सिनसिनाटी के कसाईयों के साथ मजाक करते थे। वे चौड़ी किनारी वाले सफ़ेद बीवा और पनामा, ओपेलोसा कारखानों से नीली सूती पतलून, एकरू कपड़े के सुरुचिपूर्ण ब्लाउज, चमकीले रंगों के जूते और असाधारण शर्ट फ्रिल्स में दिखाई दिए। शर्ट के सामने काफ क्रावेट्स, उनकी 10 उंगलियों पर, यहाँ तक कि उनके कानों में भी अंगूठियों, पिन, हीरे, चेन, बकल और ट्रिंकेट्स की एक किस्म थी जिसकी कीमत खराब स्वाद के बराबर थी। पत्नी, बच्चे, नौकर कम से कम भव्य पोशाक में अपने पतियों, पिताओं और स्वामियों के साथ उनके पीछे, आगे और चारों ओर घूमते थे, जो अपने असंख्य परिवारों के बीच कुलपिताओं की तरह दिखते थे। भोजन के समय ये देखना अद्भुत था कि ये सभी लोग दक्षिणी राज्यों के विशिष्ट व्यंजनों का आनंद ले रहे थे तथा फ्लोरिडा के लोगों के लिए खतरनाक भूख के साथ ऐसे खाद्य पदार्थ खा रहे थे जो यूरोपीय लोगों के पेट के लिए अरुचिकर होते, जैसे तले हुए मेढक, बंदर का मांस, मछली का चाउडा, अधप का ओपसम तथा रकून स्टेक। इस अपचनीय भोजन के साथ मिलने वाली शराबें बहुत थीं। शराब खरीदने के लिए शोर और आवाज़ें बार रूम या शराबाखानों में गूंज रही थीं, जो गिलासों, टैंकर्ड, डिकेंटरों और अद्भुत आकृतियों की बोतलों, चीनी पीसने के लिए मोटा और स्ट्रॉ के बंडलों से सजे थे। मिंट जुलेप, सेल्समैन में से एक चिल्लाया। क्लेरेट सांगरी, दूसरा अपनी नाक से चिल्लाता है। जिन स्लिंग, एक चिल्लाता है। कॉकटेल, ब्रांडी स्मैश, दूसरा चिल्लाता है। नवीनतम शैली में असली मिंट जुलेप कौन खरीदेगा? ये कुशल सेल्समैन चिल्लाए और तेजी से एक गिलास से दूसरे गिलास में चीनी, नींबू, हरा पुदीना, कुचली हुई बर्फ, पानी, कॉन्याक और ताज़ा अनानास सेब डालकर इस ताज़ा पेय को बनाते हैं। आमतौर पर ये आवाज़ें मसालों के कारण प्यासे गले को संबोधित करते हुए एक बहरा कर देने वाली दहाड़ में मिल जाती थीं। लेकिन इस 1 दिसंबर को ये चीखें दुर्लभ थीं। किसी ने खाने पीने के बारे में नहीं सोचा और शाम 4 बजे भीड़ में कई दर्शक थे जिन्होंने अपना पारंपरिक दोपहर का भोजन नहीं किया था। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि जुआ खेलने के लिए राष्ट्रीय जुनून भी आम भावना से शांत हो गया था। थिम्बल, स्किटल और कार्ड को उनके लपेटे में छोड़ दिया गया था और यह प्रमाणित करता है कि दिन की महान घटना ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। रात होने तक बेचैन भीड़ में एक नीरस,
नीरव हलचल मची रही, जैसे किसी बड़ी आपदा से पहले होती है। एक अवर्णनीय बेचैनी ने सभी के मन को दबा लिया और सभी दिलों की धड़कनें रुक गईं। हर कोई चाहता था कि यह सब खत्म हो जाए। हालांकि करीब 7 बजे अचानक ये भारी सन्नाटा टूट गया। चांद क्षितिज से ऊपर उठ गया। लाखों लोगों ने उसके दर्शन का अभिवादन किया। वो समय पर पहुंची। हर तरफ से स्वागत के नारे गूंज रहे थे, जबकि गोरी फीबी साफ आसमान में शांति से चमक रही थी और अपनी सबसे स्नेही किरणों से मंत्रमुग्ध भीड़ को दुलार रही थी। उसी समय 3 साहसी यात्री प्रकट हुए। उनके प्रकट होते ही चीखें दोगुनी हो गईं। सर्वसम्मति से तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय गीत सभी दर्शकों से निकल गया और 5000 दिल से गाए गए यान्की डूडल ने वायुमंडल की सबसे दूर की सीमाओं तक गर्जन वाले तूफान की तरह उठ खड़ा हुआ। फिर इस अदम्य विस्फोट के बाद भजन समाप्त हो गया, अंतिम स्वर ताल धीरे धीरे समाप्त हो गया और अत्यंत उत्साहित भीड़ में एक मौन बड़बड़ाहट तैर गई। इस बीच फ्रांसीसी और 2 अमेरिकी उस घेरे में आ गए थे जिसके चारों ओर भीड़ लगी हुई थी। उनके साथ गन क्लब के सदस्य और यूरोपीय वेधशालाओं द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि भी थे। बार्बिकेन शांत और शांति से अपने अंतिम आदेश दे रहा था। निकोल अपने होठों को दबाए और हाथों को अपनी पीठ के पीछे क्रॉस करके दृढ़ और संतुलित कदमों से चल रहा था। माइकल अर्दन हमेशा सहज, एक बेहतरीन ट्रैवलिंग सूट पहने, पैरों में चमड़े के गाइटर, बगल में थैली, मैरून मखमल के विशाल परिधान में, मुंह में सिगार लिए, राजसी उदारता के साथ हाथ मिलाते हुए। वो असीम उल्लास से भरा हुआ था, हंस रहा था, मजाक कर रहा था, योग्य जेटी मैस्टन के साथ मजाक कर रहा था और एक शब्द में आखिरी सेकंड तक फ्रांसीसी और इससे भी बदतर पेरिसियन था। 10 बज गए। प्रक्षेप्य में अपनी जगह लेने का समय आ गया था। नीचे उतरने के लिए आवश्यक तंत्र, दरवाजे की प्लेट को कसना, क्रेन को हटाना और कोलंबियाड के मुंह पर लटकी हुई मचान को हटाना, इन सब में कुछ समय लगा। बार्बिकेन ने अपने क्रोनोमीटर को इंजीनियर मर्चिशन के क्रोनोमीटर के अनुसार सेकंड के 10वें भाग पर सेट कर दिया था, जिसे बिजली की चिंगारी के माध्यम से बारूद में आग लगाने का काम सौंपा गया था। इस प्रकार प्रक्षेप्य में बंद यात्री उस निष्क्रिय सुई को देख सकते थे जो उनके प्रस्थान के सटीक क्षण को चिन्हित करने वाली थी। विदाई का क्षण आ गया था। दृश्य मार्मिक था। अपनी प्रसन्नता के बावजूद मिशेल आर्डन भावुक हो गए। जे.टी. मैस्टन को अपनी सूखी पलकों के नीचे एक पुराना आंसू मिल गया था, जिसे उन्होंने निस्संदेह इस अवसर के लिए सहेज कर रखा था। उन्होंने इसे अपने प्रिय राष्ट्रपति के माथे पर बहा दिया। मान लो मैं भी चला जाऊं, उसने कहा। अभी भी समय है। असंभव, बूढ़े साथी, बार्बिकेन ने उत्तर दिया। कुछ ही क्षणों बाद तीनों साथी प्रक्षेप्य में स्थापित हो गए तथा उन्होंने दरवाजे की प्लेट को कस दिया और कोलंबियाड का मुंह पूरी तरह से मुक्त होकर आकाश की ओर स्वतंत्र रूप से उठ गया। निकोल, बार्बिकेन और मिशेल अर्दान को निश्चित रूप से उनके धातु वाहन में दीवार के अंदर बंद कर दिया गया था। तब सार्वभौमिक भावना के प्रचंड रूप की भविष्यवाणी कौन कर सकता था? चंद्रमा स्वच्छ पवित्रता के आकाश में उदय हो रहा था और उसकी राह में तारों की टिमटिमाती आग भी चमक रही थी। वह मिथुन राशि के तारामंडल के ऊपर से गुजर चुका था और अब क्षितिज और शिखर के बीच लगभग आधी दूरी पर था। उस पूरे दृश्य में एक भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। धरती पर हवा का एक झोंका भी नहीं था। भीड़ से सांस लेने की आवाज तक नहीं आ रही थी। दिल धड़कने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। हर आंख कोलंबियाड के खुले मुंह पर टिकी हुई थी। मर्चिशन ने अपने क्रोनोमीटर की सुई को देखा। प्रस्थान का क्षण आने में मुश्किल से 40 सेकंड ही बीते थे और हर एक सेकंड एक शताब्दी तक चला। 20वें मिनट पर एक विश्वव्यापी सिहरन हुई और पूरी भीड़ के मन में यह विचार आया कि गाड़ी में बंद दुस्साहसी यात्री भी इन भयानक सेकंडों की गिनती कर रहे होंगे। कुछ अलग अलग चीखें सुनाई दी। 35, 36, 37, 38, 39, 40। आग। मर्चिशन ने तुरंत अपनी उंगली बिजली के घुंडी पर दबाई और बिजली की चिंगारी को कोलंबियाड की गहराई में फेंक दिया। एक भयानक, अनसुनी, अलौकिक ध्वनि जिसका अंदाजा किसी भी चीज से नहीं लगाया जा सकता था,
यहाँ तक कि गड़गड़ाहट या ज्वालामुखी विस्फोट भी नहीं तुरंत ही उत्पन्न हुई। धरती के भीतर से आग की एक विशाल फुहार फूट पड़ी, मानो किसी गड्ढे से निकली हो। धरती हिल गई और बहुत कम लोगों ने उस प्रक्षेप्य को जलते हुए धुएं के बीच विजयी रूप से हवा को चीरते हुए देखा।